तुम्हारा पति अस्पताल में है, पैसे लेकर आओ। फोन पर आई उस आवाज ने जैसे मेरे भीतर जमी हुई 30 साल की बर्फ को एक झटके में तोड़ दिया। मैं 3 सेकंड चुप रही। उन 3 सेकंड में मुझे अपना पूरा जीवन दिख गया। रसोई की धूल, लाइब्रेरी की शांति, कानों की गूंज, थप्पड़ की जलन, और फिर मैं हंस पड़ी, जोर से ऐसे हंसी जो दर्द से नहीं बल्कि आजादी से निकली थी। मैंने कहा, माफ कीजिए, लेकिन आप गलत नंबर पर फोन कर रही हैं, क्योंकि मेरा कोई पति नहीं है। और उसी पल मैंने फोन काट दिया। यहीं से मेरी कहानी शुरू नहीं होती, बल्कि यही खत्म होती है। पर आपको समझने के लिए मुझे आपको शुरुआत तक ले जाना होगा। मेरा नाम विद्या देशपांडे है, उम्र 62 साल। पुणे के कोथरूड इलाके में मेरा अपना 2 BHK फ्लैट है। मैंने पिछले 30 साल तक एक प्रतिष्ठित कॉलेज की हेड लाइब्रेरियन रही हूँ। किताबों के बीच मेरी जिंदगी बीती है। लोग समझते हैं लाइब्रेरियन का काम बस किताबें सहेजना होता है, लेकिन असल में हम रिकॉर्ड सहेजते हैं, सच सहेजते हैं, हर पन्ने को संभालते हैं। और मैंने भी यही किया। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरी लाइब्रेरी मेरी अपनी जिंदगी थी और किताब मेरे दर्द के सबूत थे। सन 1980 में मैं 22 साल की थी। BA फाइनल ईयर में पढ़ रही थी और लाइब्रेरी साइंस का डिप्लोमा कर रही थी। मेरे पिताजी एक छोटे से सरकारी ऑफिस में क्लर्क थे। माँ घर संभालती थी। हमारा घर छोटा था, लेकिन किताबों से भरा हुआ था। मेरे पिताजी कहते थे, बेटी, किताबें इंसान की सबसे सच्ची दोस्त होती है, वो कभी धोखा नहीं देती। शायद इसलिए मैं इंसानों से ज्यादा किताबों पर भरोसा करने लगी थी। मेरी सहेलियां जब फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ती थी, तब मैं प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा और निराला पढ़ती थी। अभी एक रिश्तेदार के जरिए देवेश आहूजा का रिश्ता आया। 25 साल का लड़का था। अकाउंटेंट, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। माँ विधवा थी। उनका इकलौता बेटा था। पहली मुलाकात में सब कुछ ठीक लगा। कुसुम जी मुस्कुरा रही थी, मेरी बनाई चाय की तारीफ कर रही थी। उन्होंने कहा, बहुत बहुत सुशील है। मेरे पिताजी खुश थे कि बेटी अच्छे घर जा रही है। शादी हो गई और मैं सपनों से भरी उस घर में आ गई। पहले महीने सब सामान्य था। मुझे पुणे के SN कॉलेज की लाइब्रेरी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन की नौकरी मिल गई। 5000 तनख्वाह उस जमाने में बड़ी बात थी। मैं खुश थी। लगा अब मैं भी घर में योगदान दूंगी। लेकिन दूसरे महीने की पहली तारीख को कुसुम जी ने हाथ बढ़ाया। बहू, तनख्वाह तो आ गई होगी, लाओ मुझे दे दो, मैं घर का खर्च संभालूंगी। मैंने देवेश की तरफ देखा। वो अखबार में डूबे थे। मेरी पूरी तनख्वाह उनके हाथ में चली गई। मैंने खुद को समझाया, शायद यही रिवाज है। नई बहू हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वही रिवाज मेरी जिंदगी की जंजीर बन गया। हर महीने वही हुआ, और जब मैंने मांगा तो ताने मिले। मायके को लेकर, औकात को लेकर, यहाँ तक कि किताबें पढ़ने पर भी ताना मिलता। औरत होकर इतनी पढ़ाई इस काम की। देवेश हमेशा चुप रहते। उनकी चुप्पी सबसे तेज आवाज थी। नौकरी मैंने नहीं छोड़ी, क्योंकि मुझे पता था जिस दिन छोड़ी उस दिन मैं पूरी तरह खत्म हो जाऊंगी। लाइब्रेरी में मुझे सांस मिलती। वहाँ मैं किसी की बहू नहीं थी, वहाँ मैं विद्या थी। तभी मेरी बेटी तन्वी हुई। मातृत्व अवकाश के बाद जब मैं लौटी तो ताने और बढ़ गए। सास कहती, बच्ची हो गई है, अब नौकरी छोड़ दो, घर संभालो। लेकिन मैं डटी रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरी बेटी मेरी तरह किसी के सामने हाथ फैलाए। साल बीतते गए। मैं असिस्टेंट से सीनियर, फिर हेड लाइब्रेरियन बनी। तनख्वाह बढ़ती गई, लेकिन मेरे हाथ खाली रहे। 20 साल काम किया और मेरे नाम पर कुछ नहीं था। तब एक रात लाइब्रेरी में पढ़ी एक किताब मुझे याद आई, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता। उस किताब की एक पंक्ति आज भी मुझे याद है, जो औरत अपनी कमाई पर अधिकार नहीं रखती, वह कभी आजाद नहीं हो सकती। उसी रात 7 दिसंबर 2000 को मैंने फैसला किया कि मैं लड़ूंगी नहीं, योजना बनाऊंगी। अगले दिन मैंने दूसरा बैंक अकाउंट खोला, दूसरी शाखा में, जहाँ कोई जानता नहीं था। कुसुम जी को लगता था मेरी पूरी तनख्वाह उनके पास जाती है, और जाती भी थी। लेकिन कॉलेज से मिलने वाला बोनस, ओवर टाइम, रिसर्च प्रोजेक्ट का पैसा सब उस दूसरे अकाउंट में जाने लगा। 5000, 10,000, कभी 15,000। मैं चुपचाप जमा करती रही, और घर में वही पुरानी साड़ियाँ, वही झुकी हुई चाल, वही चुप्पी बनी रही। 2003 में मैंने पहला प्लॉट खरीदा। कोथरूड में 5 लाख में रजिस्ट्री मैंने मायके के नाम पर करवाई। 2005 में छोटा फ्लैट खरीदा, जिसकी कीमत 10 लाख थी। 2008 में 2 BHK की फ्लैट खरीदी। 18 लाख में तीनों मेरे नाम पर हो गया, और किसी को भनक नहीं लगी।
क्योंकि मैंने कभी अपने चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं आने दिया। मैं जानती थी अगर उन्हें शक हुआ तो सब छिन जाएगा। मैं सिर्फ पैसा नहीं बचा रही थी, मैं सबूत भी जमा कर रही थी। हर ताना, हर अपमान, तारीख, समय, गवाह के साथ डायरी में दर्ज होता गया। 20 साल में 20 डायरियां बन गई। फिर साल 2010 में मैंने देवेश को किसी और औरत के साथ देखा। कॉफी शॉप में हाथों में हाथ डाले हुए खड़ा था। मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैं रोई नहीं। मैंने प्राइवेट डिटेक्टिव लगाया। फोटो, वीडियो, रिपोर्ट सब फाइल में बंद हो गया, क्योंकि मैं जानती थी सही वक्त आएगा। तन्वी बड़ी हुई, इंजीनियर बनी, उसकी शादी हुई। मैंने उसे कभी सच नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी कि उसका बचपन जहरीला हो। फिर साल 2015 में कुसुम जी ने कहा, नौकरी छोड़ दो, अब तेरी जरूरत नहीं। और जब मैंने मना किया तो देवेश ने मुझे थप्पड़ मारा। उस पल मुझे दर्द नहीं हुआ, उस पल मुझे आजादी का एहसास हुआ। उसी रात मैं वकील परिनीता कुलकर्णी के पास गई। सब फाइलें खोली और उन्होंने कहा, आप तैयार हैं? लेकिन मैंने कहा, मुझे रिटायरमेंट तक इंतजार करना है ताकि मेरी पेंशन और पीएफ सुरक्षित रहे। अगले 5 साल मैंने और सबूत जुटाए, रिकॉर्डिंग, मेडिकल रिपोर्ट, गवाह, और साल 2020 में मैं रिटायर हुई। मेरे पास पैसा था, संपत्ति थी और सबसे बड़ी बात सबूत थे। कोर्ट में 3 महीने में फैसला आया, तलाक मंजूर, मेरी सारी संपत्ति सुरक्षित और मैं आजाद हो गई। और फिर 3 महीने बाद वही फोन आया, तुम्हारा पति अस्पताल में है, पैसे लेकर आओ। और मैंने मना कर दिया। ऋतिक बोस का फोन आया, जो कभी मेरी सौतन थी। मैंने उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई। मेरी बेटी ने पहली बार सच सुना और रो पड़ी। अगले दिन वे सब मेरे दरवाजे पर थे, गुस्सा, धमकी, गिड़गिड़ाहट के साथ। और मैंने एक एक फाइल खोली, बैंक स्टेटमेंट, डायरियां, रिकॉर्डिंग, सब उनके सामने रख दिया। पहली बार कुसुम जी खामोश थी। देवेश के पास कर्ज था, पैसा नहीं, और सब समझ गए कि अब मुझसे कुछ नहीं मिलेगा। वे चले गए। कुछ दिन बाद पता चला ऑपरेशन हो गया। उन्होंने खुद इंतजाम किया, मेरी जरूरत नहीं पड़ी। और वही साबित हुआ कि जो लोग आपको इस्तेमाल करते हैं वो विकल्प ढूंढ ही लेते हैं। आज मैं अपने फ्लैट में शांति से रहती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, कॉलेज में स्वयं सेवक के तौर पर काम करती हूँ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना सिखाती हूँ। और जब कोई पूछता है क्या तुम्हें अफसोस है, तो मैं कहती हूँ नहीं, क्योंकि रिश्ते सम्मान से चलते हैं, मजबूरी से नहीं। और यही है मेरी कहानी, विद्या देशपांडे की, एक औरत की जो चुप रही लेकिन टूटी नहीं, जिसने इंतजार किया लेकिन हारी नहीं, जिसने साबित किया कि जीत की कोई उम्र नहीं होती। और अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपके भीतर भी वही ताकत है। बस जरूरत है उसे पहचानने की और अपने लिए खड़े होने की। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।